आज मैं आप लोग के बीच में सेट नंबर 1 मतलब कि टोटल हम इस तरह करके 5 सेट लाएंगे। यार एक सेट में टोटल 40 क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 40 क्वेश्चन जो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछेगा। तो मीन्स हम आप लोग के बीच में टोटल 5 सेट लाएंगे। तो एक सेट में 40 क्वेश्चन होगा तो टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 200 क्वेश्चन हो जाएगा। और ये 200 क्वेश्चन आप लोग को हम कराएंगे 5 सेट मिला करके। और इसमें जो है आपको 40 क्वेश्चन में से आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस 5 सेट का क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइएगा। अगर नहीं आप लोग को बेनिफिट हुआ तो एग्ज़ाम दे के आप आइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और 40 क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड किया हुआ है, ठीक है। और ये उपायुक्त के द्वारा जारी किया गया है सेट, ठीक है। तो आज हम लोग ये फर्स्ट सेट से स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर 1, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में सेट 2, सेट 3, सेट 5, 5 दिन में हम आप लोग 5 सेट कराएंगे, मतलब 200 क्वेश्चन करा देंगे। और 3 मार्क्स 2 मार्क्स से और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो भी हम इसको कराने के बाद उसको भी करा देंगे, कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग एक पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये 156 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या आएगा, इसको फैक्टर कीजिएगा। अगर 2 से फैक्टर करेंगे तो 7 टाइम्स में 14 आएगा, 8 टाइम्स 16, फिर 2 से लीजिएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, बच्चा 8 9 18 हो जाएगा। फिर आप ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, अब 13 टाइम्स में जाएगा। तो हमें 2 2 3 इंटू 13, 2 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, मीन्स हमारा क्या आ गया गुणनखंड फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर इसका क्या चला जाएगा, डी। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a = BQ + R है जहाँ, तब इसका कंडीशन क्या होता है। हम लोग एक फार्मूला पढ़े तो जानते हैं कि a = BQ + R, इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही ना बोलते हैं। तब इसका कंडीशन क्या रहता था, तो ये कंडीशन एकदम याद कर लीजिएगा, 0 < R < B, मतलब कि ये कंडीशन होता था। तो ऑप्शन नंबर ये बी जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि 0 < R < B, तो इसमें ये क्वेश्चन होगा। तो यूक्लिड विभाजन से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो इस तरह पूछ सकता है। और पिछले वीडियो में हम एक बताए थे आप लोग को कि या तो इक्वेशन ये दे देगा फार्मूला, बोलेगा ए को क्या बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो उस तरह से पूछ सकता है। बी को क्या बोला जाता है, तो भाजक बोला जाता है। तो इस तरह का आप लोग थोड़ा ध्यान में कर रख लीजिएगा, है ना, छोटा छोटा पॉइंट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 7√5 कैसी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 7√5 कैसे संख्या। आप लोग पिछले वीडियो में ही दिखाए थे, ऐसा बताए थे ना कि अगर 7√5 है और ये प्रोडक्ट के साथ है ना, मल्टीप्लाई के साथ है, गुना के साथ है, और जब ये गुना के साथ है तब क्या बोले, 7 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन √5 क्या है, 7 हमारा क्या परिमेय संख्या, लेकिन √5 क्या अपरिमेय संख्या। तो हम आप लोग को बोले थे कि जब भी किसी परिमेय संख्या में अगर मेरा 7 ये परिमेय संख्या है और अगर इसके साथ या अपरिमेय संख्या √3 हमारा अपरिमेय संख्या, अगर इसको ऐड कर दें या घटा दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, कुछ भी करें और आपस में नहीं कट के पूरा कंप्लीट नहीं कटता है, रह जाता है। जब √5 या √3 √2 √7 √9 नहीं √9 नहीं हुआ √10, अगर ये सब तरह का रह जाता है तब वो हमेशा कैसी संख्या होती, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होती, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग
कि इसका क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना होता है। तब क्या होता है आने वाले क्रम के बिना, ये हमेशा याद रखिए, हमेशा क्या होता है इसका अद्वितीय, क्या हो जाएगा ये क्रम में अद्वितीय, है ना। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अद्वितीय, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 5 से। देखिए 5 का जो है इम्पोर्टेंस है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को एक क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि डिटो यही मिल जाए, किसी तरह का ग्राफ दे दिया हमसे, क्या बोलता है y=px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यक की संख्या क्या है। ठीक है, मान लो ये ग्राफ दिया था शून्यक, मान लो एक्स एक्सिस का पूछा है ना, तो जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस में किस में टच है, कितना हमारा ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस है, कहाँ कहाँ कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर, 3 जहाँ पर कर रहा है। अब 3 जहाँ कर रहा है तो वही शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। जब भी बोल देगा कि मान लो ग्राफ ऐसे दे दिया, ये ग्राफ है, मान लो ग्राफ ऐसे दे दिया, तब पूछेगा इसका शून्यकों संख्या कितना, तो जो जितना एक्स एक्सिस में कटा है 1 2 2 कटा है तो 2 हो जाएगा। मान लो ग्राफ फिर ऐसे ही दे दिया, मतलब ग्राफ किसी तरह के दे तो आप लोग को सिर्फ ध्यान में रखना है। मान लीजिए ऐसे करके ऐसे दे दिया तो 1 कटा है तो इसमें 1 हो जाएगा। किसी में बोल देगा कि ऐसे दे दिया और ऐसे दे दिया, अब इसमें 1 भी नहीं कटा है तो इसका क्या होगा, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा ग्राफ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहुपद x² -15 के शून्यक क्या होगा। तो इसका शून्यक क्या होगा, ये देखिए आपका दिया है x² -15, इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक मतलब ये हो गया = 0। तो क्या होगा, तो इसको उधर ले जाइए तो x² और ये x² होगा और इक्वल टू उधर चला जाएगा तो ये क्या होगा 15, सॉरी रुकिए 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा x² = 15 हो जाएगा। और ये 15 का फिर ये स्क्वायर रूट हटेगा तो +-15, रूट के अंदर +-15 आ जाएगा, मीन्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +- √15। तो ये ऑप्शन क्या हुआ, मतलब एक बार प्लस में √15, एक बार माइनस में, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका गुणनफल क्या हो सकता है, हम लोग क्या जानते हैं, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ये पूछता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं c/, क्या होता है, -c/a होता है। क्या होता है, -c/a, ये फार्मूला होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। अब क्या बोलता है कि ये फैक्टर रहता है, ये हम लोग ये इक्वेशन जानते हैं ना, ये क्या होता है, 1 मिनट, ये x² प्लस bx प्लस c, यही इक्वेशन से हम लोग पता कर लें तो a और b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमारा a और b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 7। तो हमको गुणन 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो हमसे क्या शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल पूछा है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -c/a होता है। तो अब c कितना है 2 है और a कितना है 1 है, और a को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a से t को डिवाइड करेंगे, c कितना हमारा हो गया 2, मतलब ये माइनस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है +c होता है, c/a होता है। ठीक है, तो 2 हो गया, अब नीचे 1 हो गया, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2c हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 होगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका, सुन, क्योंकि
अगर हम लोग इसको अलग से अगर फैक्टर निकालेंगे तो वहाँ से अल्फ़ा और बीटा निकलेगा, तो उस तरह निकल जाएगा, इस तरह भी। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 के बाद 8। देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन रेखिक समीकरण युग्म a1x b1x c1 a2 करके दिया हुआ था। a1/a2 डज नॉट b1/b2, तो निम्न में से सही कथन चुने। अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, दो हल हो। हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे दोस्तों कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तब अगर यहाँ डज नॉट होता था तब क्या होता था, अद्वितीय हल होता था। तो यहीं पर ये डज नॉट है, तो मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए बराबर है, मतलब तीनों अगर बराबर होता था, मान लीजिए कि ये डज नॉट इक्वल, ये तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर होता था तब क्या होता था, इसका अनेक हल हो जाता था। क्या हो जाता था, अनेक हल हो जाता। और जब यहाँ डज नॉट आ जाएगा तब क्या होता था, समांतर होता था, कोई हल नहीं होता था, है ना। तब इसका आंसर हमारा यहाँ पर आ रहा है, डज नॉट यहाँ पर है ना, इसमें दिया हुआ गिवन, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तब ये कंडीशन के अनुसार हमारा क्या ऑप्शन जाएगा, ये। तो इस तरह क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोग इस सेट को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि x + y = 14, x - y = 4 का हल कीजिए। ये सिंपल था, कुछ नहीं करना है। x + y = 14, ये 14 है, और x - y = विलोपन विधि हम लोग जो पढ़े हैं, बस 4 है। अब इसको सॉल्व कर दिए विलोपन विधि, ये ऐड करने पर ये कट गया, ये 2x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब 9 आ गया, अब देखिए 9 किस में, दो ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी और बी हो सकता है, तीसरा तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो दो ऑप्शन ऐसे छटा गया। तो अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए, मान लीजिए इसमें पुट कर देते हैं x का वैल्यू, तो उधर चल जाएगा। अब 14 में 9 गया 5, 14 में 9 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड हो गया। तो दोस्तों जरूर बनाइएगा, ठीक है, जरूर देख के जाना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि रेखीय समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं। तो आलेख की रेखाएं क्या हो जाएगा, जब असंगत होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, जब संगत होता है ना। वो अभी डज नॉट इक्वल टू लिखाए थे, बीच अद्वितीय हल हो रहा था, तो संगत या असंगत बोल दिया। तो असंगत कब होता है, जब समांतर रेखाएं होगा, क्या होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा, तब होता है समांतर रेखाएं जब होता है ना, तो वह संगत आलेख की रेखाएं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, जिसका रेखीय समीकरण वो असंगत हो, वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए 14, आप लोग मैथ का क्लास पढ़ें, मैथ बुक पढ़ेंगे तो 14.1 चैप्टर है, 4.1 चैप्टर का है ये। इसमें आप सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन द्विघातीय समीकरण है। तो कॉमन से देखिए, यहाँ x और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इधर भी बन जाएगा, तो कट जाएगा, तो ये रेखिक बन जाएगा। तो हमको पूछा है द्विघात पूछा है, तो ये तो ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये क्या है ना, अगर x को x - 3 है, इससे x² यहाँ हो जाएगा, इधर इक्वल टू x, ये और ये प्लस प्लस में कट जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए यहाँ भी x² आएगा, यहाँ भी है, तो ये भी नहीं हो सकता, बी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखिए हम लोग सी, अब इसका देखिए x+1 को होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन इधर x² आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगल x में और को इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो जुटेगा घटेगा, लेकिन इसका x² तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका देखिए इधर x² हो जाएगा, इधर भी और इधर भी होगा, तो ये इसका भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एकदम सही बनेगा इसमें, नो डाउट। ठीक है, जरूर सिर्फ 5। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 12 पर आते हैं। 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। अब 12 को में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 में बोलता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं असमान भिन्न हो तो कब होता है। इसका कंडीशन है, आप लोग पढ़े होंगे वास्तविक संख्या मूल विभांतर जो है उसी में 4.1 में ही है कि अगर d = 0 हो तब कहता है इसका क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, मूल वास्तविक संख्या होगा लेकिन बराबर होगा। क्या बोलता है,
मूल वास्तविक, है ना, मूल वास्तविक संख्या होगा, लेकिन बराबर भी होगा, उसका जो वैल्यू निकलेगा ना वो क्या होगा, बराबर होगा। ये कंडीशन d इक्वल टू 0 बोलता था। और जब ये d इक्वल टू 0 बोलता था ये कंडीशन में, और जब d क्या होता था, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, क्या हो, d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि जब 0 से d का वैल्यू बड़ा होगा तब इसका कंडीशन कहता था इसका वास्तविक मूल होगा, लेकिन इसका जो भिन्न निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा, असमान निकलेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है, यही कंडीशन था, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और अगर d लेस देन, अगर मान लीजिए आप लोग को पूछ दे d लेस देन, तो d लेस देन कब होता था, 0, तो इसका कोई हल वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये कंडीशन तीनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है तीनों में ये नहीं पूछा तो ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, किसी भी पूछ सकता है। तब यहाँ से 4 आप लोग को क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 12 नंबर हो गया, डी आंसर सी हो जाएगा, है ना, डी ग्रेटर देन, जब भिन्न भिन्न हो, बराबर होगा तो ये होता है ना, और जब कोई हल नहीं होता तो बी होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बोलता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विभागतर d होगा, कब होगा। हम लोग पढ़े हैं d इक्वल टू होता है b², एकदम ये तो सिंपल फार्मूला पूछ दिया, b² माइनस 4ac। तो इस टाइप का फार्मूला को भी ध्यान में रखिएगा, जितना भी प्रकार का फार्मूला है थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ये में चला जाएगा, b² माइनस 4ac, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन यहाँ अभी हम लोग कंडीशन पढ़ रहे हैं 12 में, वही कंडीशन आप देखिए 14 नंबर में, तो 13 का बी हो गया। अब 14 नंबर में वही कंडीशन दिया है, पूछा है कि यदि विभागतर d लेस देन 0 हो जाए, क्या हो जाएगा, d लेस देन 0 हो तो इनमें से मूल्य क्या होगा। अभी हम आप लोग क्या बताएं कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो मीन्स क्या ये वास्तविक और समान होगा, कभी नहीं। जब d इक्वल टू 0 होता तब समान होता, वास्तविक और असमान होगा, कभी नहीं। जब d ग्रेटर देन 0 होता तब वो होता, काल्पनिक हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता, कोई हल नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में बोलता है कि क्या बोल रहा है 15 क्वेश्चन में, निम्न में कौन एपी है। अब देखो एपी निकालने के क्या हम लोग उसका सार्वंतर निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे कि अगर सेम डिफरेंस जा रहा है वही एपी में होगा। देखिए 2 4 8 16, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है। सार्वंतर सेम है क्या, नहीं है। यहाँ 2 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो जा रहा है, फिर क्या हो जाएगा 2 2 ही आना चाहिए। अगर डिफरेंस 2 2 2 हर एक जगह आना चाहिए, अगर 2 का डिफरेंस है तो, अगर 3 का है तो 3 3 3 हर एक डिफरेंस में आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि एपीजीपी में, नहीं तो नहीं बोल सकते। ये तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन 2 1 -1 -3 -5। तो देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, निकालते हैं ना, हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो क्या आ रहा -2 आ रहा ना, तो -3 को माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा ना, देख लीजिए क्या है। इस बी नंबर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, बी ऑप्शन सेकेंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, ये भी माइनस -2 हो जाएगा। सेकेंड थर्ड में देखते हैं, -3 को -1 से करेंगे, लेकिन फार्मूला में पहले से माइनस होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो गया, तो ये भी क्या आ गया -2 ही कॉमन डिफरेंस इसका भी आया। अगला टर्म देख लेते हैं, -5 को -3, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा -2, तो क्या आ गया -2 2, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका एपी क्या हो जाएगा, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम सबका आना चाहिए। आप देखिए बाकी का सेम नहीं आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 13, अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है 13, है ना। अगला क्या है 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोल रहा है, देख लीजिए कि AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए क्रमश प्रथम ए और सारांतर D क्या होगा। ए और D पूछा, सिंपल था। ए क्या हो जाएगा, एक तो 3/2 जो है सो ही हो जाएगा, तो 3/2 किस में है,
तो 3 में है, तो यहाँ प्लस में है, तो मतलब कि ये डी ऑप्शन तो चला गया, होगा नहीं कभी, क्योंकि माइनस में दे दिया और हमारा प्रथम पद प्लस में, तो ये 3 ऑप्शन हो सकता है। अब 3 में हो सकता है, कौन होगा 3 में? अब हमको क्या निकालना है, ये तो पता चल गया, डी निकाल लेते हैं, डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस निकाल लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो -1/2 में से 1/2 में माइनस करेंगे 3/2 को माइनस कर देते हैं, तो करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1, मतलब -1, तो -1 किस में है? तो -1 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, जरूर देख के जाइएगा, आप लोग को पक्का है कि 40 में 40 सही होगा। हम 5 सेट कराएंगे, 5 में से 40 में 40 सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 5 क्वेश्चन में से 5 सेट कराएंगे, मतलब 200 क्वेश्चन कराएंगे, 200 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आप लोग टच करके आइएगा। बोलता है इसमें क्या बोल रहा है, 10 से 250 के बीच में 4 कितने गुणज है? तो कितने गुणज है, तो इसको जब सॉल्व करना हो ना, तो सिंपल से 10 से बोला है ना, और 250 क्या बोला है, 10 से 250 बोला है, ठीक है, 10 से 250 बोला है ना, 10 से 250 बोला है, तो 10 से 250, ठीक है, 250 बोल दिया। अब देखिए इसको, इसका देखो 10 और 250 के बीच में पूछा है, तो 10 को 4 काटेगा क्या? नहीं काटेगा, तो कितना काटेगा? 12 को काटेगा, इसके बीच में 12 को काटेगा, तो मिनिमम ये हो गया, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 12 हो गया। और इसको 250 को क्या 4 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो 249, उससे कम क्या है 249, तो 249 को 4 से डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा। तो 248 इसमें जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया, लास्ट टर्म निकल गया हमारा इतना, और फर्स्ट टर्म निकल गया, तो हमको कितना होगा, तो n निकाल लेते हैं इससे। तो अब देखिए n निकाल लेते हैं, तो n कैसे निकालेंगे देख लीजिए, है ना। लास्ट टर्म हो गया 240, 248 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया 12, और यहाँ प्लस n माइनस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा, और ये n-1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 से इधर माइनस हो जाएगा, इसको 12 हो जाएगा, और ये 4n हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, 4 इसमें माइनस तो 8 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 240 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 4n बच जाएगा। अब ये 4n हो जाएगा, तो यहाँ 4 से इसको कट कर दीजिए, तो 6 बार में 24 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 60 आ गया, कितना n बराबर कितना 60। तो इसका कितना हो जाएगा, कितने गुणज हो जाएगा, 60 गुणज हो जाएगा। कितना गुणज हो जाएगा, 60 गुणज। तो याद रखिएगा ये फार्मूला है ना, एक बार लिख देते हैं अच्छा से क्या फार्मूला, ठीक है। ये लिखे थे हम यहाँ पर, आपका क्या था 248 था इक्वल टू 12 था प्लस n-1 ठीक है, 248 इक्वल टू 12 प्लस n-1 है ना, यहाँ माइनस है 1 इक्वल टू डी, और ये 4 था तो यहाँ 4 कर दी डी। अब इसको सब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 60 है ना, n का वैल्यू 60 आ जाएगा। ये एपी वाला फार्मूला जो पढ़े तो 60 आए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकृति में यदि डी ई समांतर है बीसी का, डी देखिए यहाँ आकृति दिया हुआ, डी ई जो समांतर है बीसी का, ये डी ई जो है समांतर है बीसी का, तो ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी मतलब ए दिया है 3 सेंटीमीटर, बी डी दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और ई सी दिया है, ई सी ए दिया है 1.1 सेंटीमीटर। ये ही ज्ञात, ये देखिए सिंपल से था, इसका फार्मूला होता है ये ए डी बाय बी डी, ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है, ए ई बाय ई सी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमको ए निकालना है, तो इधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब ए डी इंटू ई सी डिवाइडेड बी डी आ जाएगा ना, ए ई बराबर, ये जब इधर से गुना हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात, ए डी कितना है, ए डी 3 है, तो 3 हो जाएगा ऊपर, और इधर आ जाएगा तो इसका वाला वैल्यू यहीं लिखा जाएगा, कितना है ई सी कितना है, ई सी है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और बी डी कितना है, बी डी 1.5, और यहाँ से ए ई निकल जाएगा। तो अब क्या होगा, बच गया ऊपर 3, नीचे हो गया 1.5। अब इसको कटिंग कीजिए, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0, काट दीजिए इसको 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में ये कट गया,
तो यहाँ 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या आ गया, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर से क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 19 नंबर में क्या बोल रहा है ना कि ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि दो समबाहु त्रिभुज है। ये देखिए ये ABC है ना, ये हम मान लीजिए ABC, ठीक है। इस प्रकार है कि मतलब वो जो दो समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु मतलब कि यहाँ पर है D, अगर यहाँ पर D है तो मध्य बिंदु है, तो मान लीजिए ऐसे बना देते हैं। तब बोलता है BC मध्य बिंदु त्रिभुज ABC BDE, मतलब कि BDE क्या होगा, तो यहाँ से इसको ऐसे भी बना दीजिए, ठीक है। तो ये B यहाँ E दे नाम दीजिए, इसको ऐसे पूरा मिला दीजिए, ठीक है, ऐसे BDE। तो देखिए इसमें कितना ट्रायंगल बन गया, 1 2 3 4 ट्रायंगल बच गया। तो ABC का पहले पूछा था, इसका टोटल 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पूछा कितना BD का सिंगल एक ही ट्रायंगल है तो 1, तो क्या आ गया 4:1 रेशियो। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा C। तो देखो दोस्तों इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है ना, 20 नंबर क्वेश्चन है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में यदि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। तो सिंपल सा है, कब होता है कौन सा कोण 90 डिग्री, ये ट्रायंगल अगर राइट एंगल डिग्री है, अगर ए राइट एंगल डिग्री है तो AB है, B है, C है। तो ये अगर हाइपोटेनियस हो गया, ये अगर आधार हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर P हो गया, तब ये हमारा क्या बन गया 90 डिग्री। और यही तो शो कर रहा है कि AC स्क्वायर, तो मतलब कि AC स्क्वायर मतलब इसको हाइपोटेनियस माना AC स्क्वायर को, और BC स्क्वायर को आधार माना। तो ये कंडीशन इसी में हो रहा था, मतलब कि एंगल B 90 डिग्री होगा तब ये कंडीशन होता था। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम लोग अगर नंबरिंग कर दें, 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग, अगर इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं क्या कि अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए हम इसको A यहाँ से लिखें, B यहाँ से लिखें, C यहाँ से लिखें। अब तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते को BC स्क्वायर, तो यहाँ BC स्क्वायर तो दिया नहीं है, हमको AC स्क्वायर को कंडीशन सेटिस्फाई करना था, तब क्या हो जाएगा AB होगा, ठीक है, तब नहीं होगा है ना, तब B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 में क्या बोला है कि बिंदु PXY के मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगा। तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था दूरी निकालने, x माइनस यही ना होता था, दो बिंदु का x माइनस वही पॉइंट दिया, मान लो x माइनस x1 माइनस x2, ये ना होता था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर था। 1 0 0 बिंदु दिया है, तब इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1:M2 के अनुपात होगा। मतलब कि मान लीजिए ये A है, ये B है, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो गया 1:, अगर इधर से काउंट, हमको बोला नहीं यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M:M2 के अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात क्या हो सकता है, जब इसको मध्य बिंदु मान लिया है कि मध्य बिंदु है, तो M:, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो हमको किधर से बोला क्या बोला नहीं बोला है, तो इसमें 1:1 रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:1 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि 1 - tan 45 डिग्री का स्क्वायर है ना,
तो आप देखिए यहाँ देखिए, है ना, ये क्या है, 10 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, नीचे क्या होगा 1 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और ऊपर 1 में माइनस 1 1 0, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कैसे 0 हो गया, देखो 1, अब इसका 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 1 2 हो जाएगा नीचे, और ऊपर लेकिन 0 हो जाएगा, 2 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो इसका 23 का 0 हो जाएगा, डी है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब 24 का देखिए, साइन 80 डिग्री कॉस 72, अगर इसको बनाना है, ये सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन जब होगा तो हमेशा तुम लोग क्या करना है, 1 मार देना, 1 होबे करेगा, सिंपल सी बात, जब और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये साइन है 18 डिग्री है, और ये क्या है कॉस 70 डिग्री, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, या तो ऊपर वाले को चेंज कर दो या तो नीचे वाले को चेंज कर दो, तो इसको हम लोग अगर चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं कॉस 90, सॉरी क्या लिख सकते हैं, कॉस ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 लिख सकते हैं, क्या नहीं, और नीचे वाले को उसी तरह एक नीचे को जो को तो रहने देना, नीचे में नो चेंज करना है, नीचे को जो का तो रहने देना। अब इसको क्या आ जाएगा, 19 में 18 को चल जाएगा तो कॉस क्या हो जाएगा 72 डिग्री, ये साइन लिख सकते हैं, ठीक है, और 90 के कारण ये चेंज हो गया कॉस में, और कॉस में हो गया था कॉस 72 डिग्री, और नीचे भी कॉस 72 डिग्री, अब कट गया तो आगे वैल्यू 1, तो इस तरह के ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन 1। तो इस तरह जब पूछेगा ना तो इसका ऑप्शन हमेशा 1 रहेगा आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यदि tan a = 4/3 है तो sin a का मान क्या होगा, क्या हो सकता है, बोलो 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 जल्दी से। जैसे क्या है, tan a का वैल्यू है 4/3, तो tan बराबर हम लोग क्या जानते हैं ना, p/b, मतलब p का वैल्यू दिया है 4, b का वैल्यू दिया है 3, तब हम यहाँ से h का वैल्यू नहीं निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज से h स्क्वायर बराबर होता है 4 चौक 16 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 16 9 25, और h निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा, तो h का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5, और साइन बराबर हमसे पूछा है, तब h साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है p/h, और जब p/h होता है, p कितना दिया है, p हमारा कितना दिया था, p हमारा 4 दिया था, और h कितना निकालना है 5 निकालना है, तब 5 4/5 आंसर हो जाएगा, तब 4/5 आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 तक हो गया ना, अब 26, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कहाँ 30 मीटर, मतलब ये भूमि है, मान लीजिए भूमि के पास है, यहाँ से ये 30 मीटर के दूरी पर है, ठीक है। मीनार के शिखर के यूनियन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये मीनार है, मीनार के बोलता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा, सो पूछा है ऊंचाई मीनार की, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, tan थीटा लगा दें डायरेक्ट कि tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, मीनार की ऊंचाई को मान लिए h, और h मान लिए क्या होता है, ये है h, तो ये हो गया परपेंडिकुलर h हो गया, और ये 30 डिग्री दिया हो, और इसका वैल्यू क्या होता है √3 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है tan 60 डिग्री वैल्यू √3, तो h/30 डिग्री आ गया, अब उधर चला जाएगा तो क्या होगा 30√3, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा बी, 30√3 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, देखिए कितना सिंपल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 में देखिए क्या है, कुछ नहीं है, 27 बोलता है कि त्रिभुज PQR में जिसका एंगल Q समकोण है, तब PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, तो QPR का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात, अगर ये त्रिभुज है
मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R हुआ, ठीक है। अब एंगल Q क्या कहता है, समकोण है। मान लीजिए ये समकोण, तो अच्छा से बना देते थोड़ा फिगर। तो जब 90 डिग्री एंगल बोल ही दिया है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बना देते हैं ना। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा समकोण एंगल हुआ। अगर ये हुआ 90 डिग्री तो मतलब इसको मान लेते हैं Q, ये हो गया P, ये हो गया R, P Q R 90 डिग्री। अब अगर बोल रहा है कि P Q 3 सेंटीमीटर है, P Q ये 3 सेंटीमीटर है, अब P R 6 सेंटीमीटर है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। तो Q P R का मान होगा, तो Q P R का मान क्या होगा, Q P R का, तो इस एंगल का मान क्या होगा, इस एंगल का मान क्या होगा। तो सिंपल से बात क्या हो सकता है, तो अब क्या होगा उस एंगल का मान, ये 6 है। तब तो हमेशा याद रखना, अगर ये 90 डिग्री है तो एक ट्रायंगल का तीनों कोना का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये 90 हुआ तब मीन्स अगर ये 90 हुआ तब ये दोनों मिला करके 90 होगा, तब मीन्स 45 डिग्री हो सकता है। अब 45 डिग्री हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ क्या बोला है कि क्यू पी आर का मान होगा, क्यू पी आर का मान मतलब इस एंगल का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस एंगल का मान क्या होगा, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अगर ये भी 3 सेंटीमीटर होता तो ये 45 हो जाएगा, तो मतलब ये बराबर दोनों होना चाहिए, ये थी। तो ये 3 रूट था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 90, ये 45, ये 45, तो ये 45, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो है बहुत सिंपल सा है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, क्वेश्चन नंबर 28 है ना, 27 हो चुका है। 28, एक वृत्त के कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो सिंपल सी बात, एक वृत्त के हमेशा 2 ही समांतर स्पर्श रेखा होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, एक वृत्त की 2 ही समांतर स्पर्श रेखा था, 2, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और 29 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या। देखो सिंपल सी बात, अगर ये हमारा वृत्त है, ये हमारा सेंटर हुआ, सेंटर ये हमारा कोई एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई और Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से मान लीजिए इसको O मान लेते हैं, ये यहाँ Q है, ठीक है, और Q की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर। और एक स्पर्श रेखा से मान लीजिए कैसे स्पर्श रेखा खींचा गया स्पर्श रेखा, और इसका दे दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त का त्रिज्या पूछा है, यहाँ का दूरी पूछा है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, तो ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, Q की केंद्र की दूरी क्या होगा, तो क्या होगा सिंपल, तो ये तो आसान ही था, तो इसका डायरेक्ट निकाल दीजिए, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। 25 का स्क्वायर क्या आता है 625, 24 का क्या स्क्वायर क्या आता है 576, है ना, 24 का स्क्वायर क्या आता है 576 माइनस 576 में माइनस कर दिया, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 49, क्या बच जाएगा 49, और ये 49 क्या बच गया हमारा आर स्क्वायर बराबर बचा है 49, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 7, तो ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसको जब पूछेगा ना इसका त्रिज्या, जैसे क्वेश्चन पूछेगा ये दे दिया है, ये तो दोनों को डायरेक्ट पाइथागोरस फार्मूला लगा देना, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी पाइथागोरस फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए 30 भी उसी तरह बनेगा, ठीक है, अभी जैसे बताया इसी तरह। एक वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, आप बोलता है यदि एक बिंदु P से, मतलब एक बिंदु P है, ये बिंदु P है, ठीक है, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श लिखा गया, मान लो ये O केंद्र है, ठीक है, और PA और PB दो को स्पर्श रेखा खींचा जा रहा था, यहाँ से मान लो एक ऐसे खींच दिए और यहाँ से भी एक ऐसे खींच दिए, ठीक है। ये मान लीजिए ये P है तो ये A हो गया, तो ये B हो गया, तो PA PB दो बन गया, तब बोलता है एक ऐसे यहाँ से टी हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा 80 के कोण पर झुकी हुई है, मतलब ये जो एंगल है ना 80 डिग्री एंगल के कोण पर झुकी हुई है,
तो एंगल पी ओ ए, पी ओ मतलब यहाँ से इसे कट कर दीजिए, तो पी ओ ए, तो ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल क्या होगा, तो पूछा है, तो ये एंगल याद रखना कुछ नहीं, अगर ये पूरा एंगल पूछता तो होता 100 डिग्री। कैसे होता है, अगर ये 80 दिया है, ये 90 है, 90 180 हुआ, और ये 80 कितना हो गया, ये हो गया 260, तो ये 100 डिग्री होता 360 होगा, क्योंकि चतुर्थांश बना रहा है कि नहीं, तो 3 चतुर्थांश चारों कोना का योग 360 डिग्री बराबर होता है, तो ये चतुर्थांश बना दिया, ठीक है। तब ये 100 डिग्री होता है, और जब ये 100 डिग्री होता है तो अब हमको तो आधा ना पूछ रहा है, पी ओ ए इसका इतना ही एंगल पूछ रहा है, ये पूरा नहीं था, ये 100 होता तो ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 डिग्री, क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से पूछता है। अगला क्वेश्चन 31 से, ठीक है। 31 में क्वेश्चन देखिए, बोलता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू फार्मूला जरूर याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अब थीटा का वैल्यू दिया है 60 दे दिया है, और 360 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7, इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 36, तो यहाँ हो जाएगा 36, ये 36 बार कट जाएगा, 36 एकम 36, यहाँ बचिए 10, ये 0 भी कटिए 6, तो ऊपर बचिए 6 22 को 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 132/7, नीचे 7 बच गया, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 132 से किस में, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 बोलता है 32 का त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है तो निम्नलिखित क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, वही फार्मूला था अभी जैसे बनाया हुआ, इसमें खाली फार्मूला पूछ दिया है। बोलता है कि त्रिज्या जो है आर दिया हुआ है, त्रिज्या क्या है आर दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई आर दिया, आर दे दिया त्रिज्या, और थीटा बराबर दिया है P, ये नहीं दिया। अब हमारा फार्मूला क्या था, तो वो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर था, तो हम पुट कर दीजिए, तो थीटा तो हो जाएगा P, थीटा के जहाँ P आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 360, और यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर कर दो, ये आ गया। तो ये किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन फर्स्ट में तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 4। देखिए आप कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन दे दिया, ये 4 में तो सर 360 है आपका, यहाँ पर 720 है, तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन को घुमा दिया है, ये 2 दिया है ना, तो ये 2 नहीं होगा, तो 2 से काटेंगे, 2 एक मल्टीप्लाई में ऊपर, और यहाँ इसको काट दिए, तो कितना आ जाएगा 2 से जब 720 को काटेंगे तो 360 आएगा, तो यही तो ऑप्शन हुआ। ये आपको थोड़ा ऑप्शन को दिया है बड़ा करके लिख, उसको काटेंगे तो मॉडिफाई करके लिखेंगे ना, तो इस तरह का ऑप्शन भी रहता है, थोड़ा ध्यान भी रखिए कि ऑप्शन वही तो नहीं दिया क्या। अब आप लोग सोच लेते कि आंसर गलत है ना, तो ऐसा नहीं था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोलता है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब कि ये एक वृत्त ये हुआ, एक वृत्त ये हुआ, और एक तीसरा वृत्त है, तो इसका त्रिज्या ज्ञात करना है ना। तो इसका मान लो जो भी दिया है, इसका मान लो जो भी दिया है, इसका हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। जब दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, तीसरा वृत्त का ज्ञात करना तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर योग के बराबर है। मतलब ये दोनों त्रिज्या, ये दोनों क्षेत्रफल के जोड़ने के बराबर तीसरे क्षेत्रफल के बराबर है, तो मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और तीसरा मान लेते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसके बराबर है। इससे अब ये कॉमन लेंगे पाई, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा, और ये पाई होगा तो इससे पाई पाई कट जाएगा पूरा इसका पाई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। अब आर का वैल्यू यहाँ दिया 8 और 6, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का प्लस है ये प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, और दोनों जोड़ेंगे तो 100, तो यहाँ आ गया 100, और आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100, तो आर बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, तो 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, जरूर सबको देख के जाइएगा 5 सेट। 30 क्वेश्चन नंबर 34।
सबसे बड़े बांस की लंबाई, क्या बोला है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताई जो 12 मीटर, 9 मीटर तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे की रखी जा सकती है। सिंपल, तो ये सब फार्मूला में निकाल दीजिए ना, डायरेक्ट एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो है तो यहाँ 12 का हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 144, 9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 181 प्लस 64। अब इस सबको जोड़ दीजिएंगे तो जब जोड़ेंगे ना दोनों सबको तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 1 2 2 2 4 का 4 7 289, क्या हो जाएगा 289, है ना, क्या आ जाएगा 289, जोड़ लो देख लेते हैं, 144 81 और ये हो जाएगा 61, है ना, इतने है ना, 9 का स्क्वायर 12 का 144 9 का 81 64। अच्छा यहाँ 4 है ना तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 1 9 हो गया तो 9 आया, ठीक है, 8 6 4 10 18 के 8 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2, ठीक है, सही है। अभी किसका स्क्वायर है दोस्तों, 289 किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो इसका रूट के स्क्वायर रूट किसका निकल जाएगा, 17 निकल जाएगा, तो ये क्या होगा 70। तो कितना का बोलता है उस कमरे की रखी जा सकती है, तो कितना का रखा जा सकता है, तो 17 मीटर का, कितना मीटर का रखेंगे, 17 मीटर का, ठीक है, तो 17 मीटर का रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 17 है ना बी, ठीक है। तो इसको इस तरह से बनाना है, तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा फार्मूला को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्त का बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, जल्दी से बताइए, उसका फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए पाई 22/7 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू दिया है 7, 7 7 49 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इंटू एच का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब ये 7 से कट जाएगा 7 टाइम्स में, 7 5 35 इंटू 22, 35 को 22 से गुना कीजिए, कितना आएगा 5 2 10 0 हाथ में 1 3 2 6 7, मतलब कितना आ गया 70, और इधर भी 70 आएगा, तो इधर भी 70 और 70, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 770, क्या जाएगा ऑप्शन 770, तो किस में जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 35 इंटू 22 को तो आ जाएगा 770, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस फार्मूला तो थोड़ा फार्मूला को भी ध्यान में रखना है, जितना फार्मूला है वो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, कुछ फार्मूला डायरेक्ट पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 36, बोलता है कि क्रमश 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या था देख लीजिए ना, 36 में था कि 40 सेंटीमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर तक क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसी तरह प्लस 3 ठो करेंगे पाई आर क्यू इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा उतना, मतलब कि हो जाएगा पाई इक्वल प्लस इसी तरह 4/3 पाई आर क्यू प्लस 4/3 पाई आर क्यू इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर बड़ा के क्यू के स्क्वायर, है ना, क्यूब तो आर क्यूब होगा ना, तो ये 4/पाई तीनों मिलाकर के इसे कट गया, बचा इधर आर आता है, तीनों जब जोड़ेंगे ना तो आर का 6 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216, 8 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 512 और 10 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1000, और जब तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 1728, क्या आ जाएगा 1728, तब 1728 इधर आ गया, उधर बचे आर क्यूब, मतलब आर क्यूब बराबर आ गया 1728, तो 1728 किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है, तो आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 37 में है कि यदि मैथ बराबर 60 दिया था और माध्यिका बराबर 50 है तो बहुलक क्या होता है, सिंपल सी बात, इसका क्वेश्चन होता है 3 माध्यिका, है ना, माध्यिका, ये माध्यिका है ना, 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 मैध, क्या होता है 2 मैध, है ना, तो 3 इंटू 50 हो जाएगा, क्यों माध्यिका 50 दिया हुआ इक्वल टू बहुलक तो हमको नहीं पता, बहुलक बस से डिनोट कर दिए, और ये 2 है 2 इंटू 60 हो जाएगा, ये क्या होगा 150 हो जाएगा गुना करेंगे तो, और ये हो जाएगा 7 दूनी 120, और ये बहुलक हो गया और प्लस 120 इधर घट गया तो 150 में 120 चला गया, कितना बचेगा 30 बचेगा, तो बहुलक बराबर कितना आ गया 30, तो इस फार्मूला में डायरेक्ट पूछा था तो 30 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 38 किस प्रकार का त्वरण था, निम्न प्रकार से नीचे से जब ऊपर जाएगा तो अधिक प्रकार का त्वरण होगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो निम्न प्रकार का त्वरण होगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा अधिक प्रकार था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 39, देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, हम लोग क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर 1 होता है, किसी भी दो प्रोबेबिलिटी जोड़े 1 के बराबर होता है, ठीक है। 1 से बड़ा 1 से छोटा नहीं हो सकता है या 1 से बड़ा नहीं हो सकता है ना, हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखिए 2/3 क्या 1 से बड़ा हो सकता है या 1 से छोटा नहीं होगा, तो 1 से छोटा होगा चलेगा, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2/3, तो ये तो प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रायिकता हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि 15 बाय अगर हम करेंगे 100 और इसको करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो हो सकता है ये भी, ये तो दिया हो सकता है, लेकिन ये जो है बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता पूछा, क्योंकि ये 1 से छोटा हो जा रहा है बहुत, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, है ना, पूरा लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 40 क्वेश्चन बोलता है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलता है। रेशमा और संगीता टेनिस का मैच खेलता है, ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा जीतने की क्या प्रायिकता है। सिंपल सी बात, जब दो इवेंट का क्या होता है 1 के बराबर होता है, मान लिया रेशमा ए है प्लस बी है, दो खिलाड़ी जब खेल रहा है, ये दोनों खिलाड़ी के प्रायिकता किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। जब एक मान लो कौन ले आई है, ये प्रायिकता किसका दिया हुआ है, संगीता का दिया हुआ था, 0.1 में से माइनस कर दिए 0.62 को, अब माइनस कर दो, जो आएगा वही आंसर, तो क्या आ जाएगा 0.38, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ में। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। तो आप लोग जरूर देखें इसके क्वेश्चन को।